नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल आओ हम साथ पढ़ें। मेरा नाम है पीएस रावत और दोस्तों मैं आज बताना चाहता हूँ आपको कि अभी हम अब अगला अपनी जो पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे अपना परीक्षा वाणी का। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 में अभी हम मध्यकाल में चंद शासक वाला हमने पढ़ लिया था। होपफुली आपने अपने नोट्स उसके बना लिए होंगे और उसको अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे गढ़वाल में पंवार वंश, परमार या पंवार वंश। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें मैंने जो मेन पॉइंट हैं वही लिखे हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो ना तो आप परीक्षा वाणी से पढ़ लेना, क्योंकि जो मेन पॉइंट है मैंने ही वही वहाँ से उठा लिए। देखो यहाँ पे 52 ठाकरे राजाओं, जो राजा मतलब यहाँ पे जो थे खस शासक जो थे पहले, सबसे पहले यहाँ पे कनकपाल द्वारा, जो कनकपाल था, कहा तो जाता है कि जो कनकपाल था ये गुज्जर देश से पंवार वंशीय कनकपाल नामक युवक तीर्थ यात्रा पर आया था तथा गढ़ी राजा सेनापाल ने कनकपाल को बहुत स्वागत किया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर अपनी पुत्री का ब्याह उसके साथ करा लिया। मतलब ये कहानी सब आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि कनकपाल जो था वो 688 ईसा पूर्व में आया था, ऐसा कहते हैं। चांदपुर गढ़ी जो चमोली में है, और वहीं से इसने अपनी नींव रखी थी। और उसके बाद जो मतलब कहा जाता है, उसके बाद जो राजा एक्चुअल में जो अजयपाल जी को वहाँ का राजा माना जाता है। जयपाल जो 37वें जो राजा थे गढ़वाल के, इन्होंने क्या किया था, पूरे मतलब 51 गढ़ वर्तियों को जीत कर ना वहाँ की गढ़ भूमि का एकीकरण किया था। तो जो 52 गढ़ों को जो बोलते हैं, 52 गढ़ों का देश हमारा, तो उसको जो 52 गढ़ों को मिलाने वाले जो थे वो अजयपाली थे। उसके बाद इन्होंने जो क्या किया, राजधानी जो चंद्रपुर गढ़ी से श्रीनगर जो स्थापित किया था, ये हमारे क्या थे, अजयपाल जी थे। परमार वंश के जो उसके बाद जो परमार वंश के 42वें शासक बने वो थे सहजपाल, मतलब जो अजयपाल के बाद बने वो बने सहजपाल। उसके बाद सहजपाल के बाद जो आए बाल बहादुर शाह जो थे, इनको शाह की उपाधि जो दी थी ये अकबर ने दी थी। बाल बहादुर शाह के बाद आया यहाँ मानसा राजा बने थे। मानशाह के बाद आए शाम शाह, जो 45वें शासक थे वो शाम शाह थे। और जो शाम शाह का पता चलता है, इनका एक जहांगीरनामा में भी इनका नाम का उल्लेख है, शाम शाह का। शाम शाह के बाद यहाँ आए महापति शाह जो शासक बने, जो महापति शाह को गर्भगंजक की उपाधि भी मिली थी। महापति शाह ने क्या किया था, तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। माधव सिंह भंडारी, रिखोली लोधी व बनमार, इनके 3 जो अद्वितीय सेनापति थे। महापति शाह के बाद जो उनका 7 वर्षीय पुत्र था, उसका नाम था पृथ्वी शाह, वो वहाँ पे राजा किया, लेकिन वो कर्णावती के संरक्षण गद्दी पर बैठा था। और जो ये महारानी कर्णावती थी, ये इतनी महान थी, मतलब इन्होंने, कहा जाता है कि एक बार मुगलों के सैन्य ने यहाँ पे आक्रमण किया था, तो इन्होंने क्या किया था, उन सबकी नाक काट दी थी। तो ये इनको तब से इनको नाककटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसको ज़रूर देख लेना दोस्तों कि इनको नाकटी नाम से इनको जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है तो रानी कर्णावती जी, ये मैंने यहाँ पे आपको, ये रहा यहाँ पे मैंने दोस्तों उसमें मेंशन भी किया हुआ है दोस्तों। तो देखो ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि नाककटी नाम से किसको जाना जाता है, तो यह है कर्णावती। तो ये देख लेना दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। उसके बाद जो पृथ्वीपति शाह था, कहा जाता है कि इन्होंने एक जो मुगल दारा सिकोह के जो पुत्र थे, सुलेमान सिकोह, जो वहाँ से भागे थे, तो उनको शरण दिया था, कहा जाता है। तो किस मुगल शासक को, किस पंवार राजा ने अपने यहाँ सहारा दिया था, तो वो पृथ्वीपति शाह थे। पृथ्वीपति शाह ने क्या किया, अपने जो उनके पुत्र था मेदिनी शाह, उसको तो राज्य से निकाल दिया था, तो उन्होंने अपने पुत्र फतेह शाह को गद्दी पर बैठा था। फतेह शाह जी के बारे में कहा जाता है ये बहुत ही प्रतापी और प्रेम शासक था इनका, ये बहुत अच्छे राजा के थे। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने यहाँ नौ रत्न विराजे थे अपने इनके सभा में, जो थे 9 रत्न थे। तो उन 9 रत्नों का नाम तो हमें याद तो नहीं रखना, लेकिन मैं मोटा मोटा पढ़ लेता हूँ कि उन 9 रत्न कौन कौन थे।
जो 9 रत्न थे वो थे सुरेंद्र सर भरद्वाज, श्री खेतराम दशमना, श्री रद्रिदत्त कमेटी, श्री हरिदत्त नौटियाल, श्री बसवंत बहुगुणा, श्री ऋषिधर डंगवा, श्री सदेव चंदोला और श्री कीर्ति। तो इनके ये कीर्तिराम कंडरोला व श्री हरदत्त थपलियाल फतेह शाह के, ये फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न थे। तो फतेह शाह के बाद जो गद्दी पर बैठे थे प्रदीप शाह थे, प्रदीप शाह के बाद ललित शाह, ललित शाह के बाद आए जयकृत जो गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। जयकृत के बाद प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं पे जो आकर 1786 में गढ़वाल में आके सत्ता संभाली। 1791 में गोरखा ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन देखिए एक जगह थी लंगूरगढ़, यहाँ पे फिर यहाँ पे ये हार गए थे दोबारा। ये लंगूरगढ़ करके एक जगह थी, यहाँ पे ये हार गए थे गोरखा। लेकिन क्या हुआ कि फिर 1803 में गढ़वाल में भूकंप आया, तो जिससे काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हमारे यहाँ गढ़वाल में। तो 1803 में जब इनको पता चला गोरखाओं ने, इन्होंने फिर जो फरवरी 1803 अमर सिंह थापा, हरिदत्त चतुर्थी के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर फिर आक्रमण किया और काफ़ी हिस्सा मार काट करके काफ़ी हिस्सा इन्होंने कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे ये कब्जा करते हैं। फिर क्या हुआ, देखिए फिर क्या हुआ, 14 मई 1804, ये जो इम्पोर्टेंट है, 14 मई हुआ 1804 में, इन्होंने क्या देहरादून में क्या किया, खड़गुड़ा के मैदान में इनके गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम था खुड़बुड़ा करके। तो ये 14 मई 1804 को हुआ था। इसमें क्या होता है कि प्रद्युम्न शाह जो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और हो गए थे, और जो कुमाऊं और गढ़वाल में क्या होता है, गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। तो जो खड़बुड़ा का युद्ध हुआ था वो 14 मई 1804, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है नहीं दोस्त। उसके बाद क्या हुआ, प्रद्युम्न शाह, उसमें क्या हुआ, प्रद्युम्न शाह के जो 2 पुत्र थे, एक कुंवर प्रतीप, इनको तो गोरखाओं ने कब्जा करके इसको काठमांडू भेज दिया था। लेकिन जबकि उनके दूसरे पुत्र जो थे सुदर्शन शाह, इन्होंने हरिद्वार में स्वतंत्र रहकर और अंग्रेजों की सहायता से इन्होंने क्या किया था, जो उस समय अंग्रेज थे गवर्नर लॉर्ड ट्रेजिगन्स, ये जो क्या थे, ये गवर्नर थे किसके, अंग्रेजों के, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के साथ विरुद्ध में क्या किया, इन्होंने सेना खड़ी करके यहाँ गोरखाओं को हरा दिया था। तो 1815 में फिर यहाँ गढ़वाल क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, कहा जाता है कि वादे के मुताबिक गढ़वाल नरेश द्वारा अंग्रेजों को 7 लाख रुपए युद्ध के व्यय देने थे, 7 लाख रुपए अदा करने थे। लेकिन जो गढ़वाल नरेश जो कर नहीं पाए थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे फिर ना कब्जा कर लिया। तो 28 दिसंबर 1815 में क्या किया, सुदर्शन ने क्या किया था, जो राजधानी थी उसको श्रीनगर से टिहरी स्थापित कर दिया। तो टिहरी उन्होंने एक अलग से राज्य बना लिया उस समय। और एक जो कि मतलब 1 अगस्त 1949 तक यहाँ राजाओं ने राज्य किया था। और जो बाद में 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी अलग राज्य जो था उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बना, जो भारत में विलय हो गया था फिर। और इसमें क्या, अब इसमें से कुछ पढ़ेंगे कि हमने जो पंवार राजाओं के काल में जो थे कौन कौन से काव्य थे। एक जो मनोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय आदि यहाँ काव्य की रचनाएं थी। सबसे पुरानी काव्य जो पुरानी काव्य है वो राजा मानसिंह के समय की थी, काव्य मनोदय। ये किसने लिखी थी, भरत कवि ने लिखी थी। ये आता है कभी ये क्वेश्चन जरूर आता है कि जो मानोदय काव्य थी ये किसने लिखी थी। जो मानोदय काव्य थी ये कवि भरत सिंह ने लिखी थी, और सुदर्शन शाह ने भी एक लिखी थी, सभासार करके। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो मतलब जब टिहरी अलग से एक राज्य बन गया था, एक अलग से अपना अलग ही वहाँ चलता था, वो किसी के अधीन नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो सबसे पहले जो राजा वहाँ पे मतलब वहाँ शासक किया वो सुदर्शन शाह जी थे, 1815 से 1859 तक। उसके बाद भवानी शाह आए 1859 से 1871 तक। उसके बाद आए यहाँ पे प्रताप शाह जो प्रतापनगर भी बना है 1871 से 1886। और इन्होंने ही टिहरी में सबसे पहले अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत की। तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो कहा जाता है वो प्रताप शाह ने करी थी, कहाँ पे, टिहरी में।
इनके नाम पे प्रताप नगर भी है। उसके बाद आए सर कीर्ति शाह, इन्होंने 1886 से लेकर 1913 तक करी थी। और कहा जाता है 1918 इन्होंने अंग्रेजों ने इन्होंने CSI की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी अंग्रेजों ने इसको? और इन्हीं के नाम पे कीर्ति नगर भी बना हुआ है टेहरी में। इसके बाद आए नरेंद्र शाह। 1913 से 1946 तक रहे, जब इन्हीं के शासनकाल में प्रजामंडल की मांग हुई थी, स्वतंत्रता के आंदोलन हुए थे। जो नरेंद्र शाह थे, इन्हीं के नाम पे नरेंद्र नगर भी है टेहरी में। और जो इनके अंतिम राजा थे टेहरी राजवंश के, वो थे मानवेंद्र शाह, 1946 से लेकर 1949 तक। जो उसके बाद भारत के स्वतंत्र होने का जब ये हुआ था, तो उसके बाद टेहरी जो है उत्तर प्रदेश में हो गई और ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो 1 अगस्त 1949 को ये भारत में विलय हो गया। तो इसमें जो लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इस वंश में प्राचीन जो ताम्रपत्र था और राजा जगतपाल का है, जो कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला था। इसका काल 1455 बताते हैं। तो जो सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र था किसका, पंवार वंश का, वो यही था, जो राजा जगतपाल का था, जो देवप्रयाग में मिला। तो ये हमें याद रखना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये जो नोट्स है मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक पे भी इनको सेंड कर दूँगा, तो आप वहाँ से आप इसको PDF ले लेना। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब हमारा चंद्रवंश भी ख़त्म हो गया और क्या बोलते हैं, पंवार वंश भी। अब हम इसके रिलेटेड में कुछ MCQ होंगे, वो आपको अगेन नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दूँगा। और या तो हम ये पढ़ेंगे, इसके कुछ इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, या अपना आधुनिक काल पढ़ेंगे कि जब गोरखा काल पढ़ेंगे, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन पढ़ेंगे और फिर भारत, स्वतंत्र भारत का। तो दोस्तों, थैंक यू।